अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें कि ये हमारे पास जो सवाल है ना वो इसमें ये है कि x जो है वो स्क्वायर रूट टू प्लस स्क्वायर रूट टू प्लस स्क्वायर रूट टू। तो इसके अंदर स्क्वायर रूट टू की रिपीटेशन है ना, तो हम सपोज करते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ना इसको आप सपोज करेंगे x के इक्वल है। ठीक है जी। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखें यहाँ बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में x पहले से मौजूद है और ये होगा अंडर रूट टू। ठीक है। और प्लस x लिख लें आप। अब आप टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लें, टेन स्क्वायर बोथ साइड ले लें। जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे ना तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर होगा और ये बन जाएगा टू प्लस एक्स। ठीक है। यहां से अब आप इसको इस तरह लिख लें कि लेफ्ट हैंड साइड में ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब इसका आप फैक्टर कर लें। ठीक है। इसका जब आप फैक्टर करेंगे तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब देखें, हमें हमें ये पता है कि सिंस हम ये जानते हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन टू है। ठीक है जी। x ग्रेटर देन टू होना चाहिए। देन वी टेक द वैल्यू ऑफ x एज टू। तो हम कह सकते हैं कि देन x मस्ट बी इक्वल टू टू। ठीक है जी। तो अब यहाँ ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए यहाँ मौजूद है एक्स की वैल्यू टू के लिए। ठीक है जी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें ये कह रहा है कि x व्हाट इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो याद रखेंगे कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हमेशा जीरो होता है। तो लिहाजा इसका डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है ऑप्शन ए, जो कि जीरो होगा। ठीक है जी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पैथागोरियन आइडेंटिटी। अब वो कह रहे हैं कि भाई इसमें से कौन सा है जो पैथागोरियन आइडेंटिटीज नहीं है। तो ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो आप इसमें जो है ना अव्वल तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि पैथागोरस होने की वजह से आप जानते हैं कि ये राइट ट्रायंगल फॉर्म होता है। इसको ए कह देते हैं और इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। स्मॉल ए हो गया, ये सी हो गया और ये स्मॉल बी हो गया, ये थीटा हो जाता है। ठीक है। तो हम ये जानते हैं आइडेंटिटीज अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन बराबर होता है ए अपॉन सी के। बिल्कुल इसी तरह अगर हम कॉस लिखना चाहें तो कॉस बराबर होगा बी अपॉन सी के। और अगर टेन की बात करें तो टेन जो है वो हमारे पास ए अपॉन बी के बराबर होता है। अब फॉर्मूले में इसको रख के जब आप चेक कीजिएगा तो ये कह रहा है नॉट पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम में जो है वो वैलिड नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन जो है वो सी है। ठीक है जी। सी जब इसमें वैल्यू रख के सॉल्व कीजिएगा यहाँ से वैल्यू, तो ये इसको वेरीफाई नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह कह रहा है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एक्सीड इज डायमीटर बाय 120। अच्छा, अब देखें बात यह है कि हमें ये पता है कि सरकमफेरेंस किसके बराबर होता है, सरकमफेरेंस बराबर होता है टू पाई आर। और ये कह सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड है डायमीटर टू पाई आर। तो इसका मतलब कंडीशन ये कह रहा है सी जो है डायमीटर का जो है 120 जो है वो एक्सीड है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारे पास कंडीशन आएगा, याद रखें। तो अब सरकमफेरेंस हम ये जानते हैं, ये हमें पता है टू पाई आर के बराबर होता है। डायमीटर का मतलब होता है टू रेडियस। ठीक है, हम ये जानते हैं टू रेडियस इक्वल टू डायमीटर। तो जब जब लेफ्ट में जाएगा तो लिख सकते हैं माइनस टू आर। ठीक है। तो ये 120 के इक्वल हो गया। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे। यहाँ से आपने करना ये है कि एक सेकंड इसको मैं जरा सा दुरुस्त कर लूँ, चूंकि डायमीटर जो है वो टू आर के इक्वल है। और यहाँ से अब होता ये है कि इसमें से ना आप टू आर कॉमन ले लें। जब टू आर कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस वन डिवाइडेड बाय 120। तो यहाँ से जब आप इसको आर की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 120 डिवाइडेड बाय टू टाइम पाई माइनस वन। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इस सवाल के लिए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह है कि देखें, इसमें कह रहा है इफ एक्स एक्स वन एक्स वाई 27 आर जीपी देन ए एम बिटवीन एक्स एंड वाई इज। तो सबसे पहले आप इस तरह लिख लें कि देखें ये है वन कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा 27, ये जीपी में है ना। तो जब जीपी में है तो इनका कॉमन रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन वन जो कि आर के बराबर है। बिल्कुल इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं इक्वल है वाई अपॉन एक्स के।
बिल्कुल इसी तरह लिख सकते हैं 27/y, ये सब कॉमन रेशियो इक्वल हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको इस तरह लिख लेते हैं कि देखें, x इक्वल है y/x के, ये ले लें आप। और फिर यहाँ लिख लें y/x जो है वो 27/y के इक्वल है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x × x क्या होगा, x² जो है वो y के इक्वल होगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये x, 27x, बेसिकली ये 27x इक्वल टू y² आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ x y की जगह जो है ना, हमें पता है x² जो है वो y के इक्वल है। और यहाँ जो है वो हम इसको पुट कर सकते हैं, यहाँ से अगर x की वैल्यू, तो आप देखें x की वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा। तो इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि जब यहाँ मैं y की वैल्यू रखूंगा ना, तो y की वैल्यू x², जबकि पहले ही x² मौजूद है, स्क्वायर मौजूद है, तो ये हो सकता है 27x पे पावर x⁴, ठीक है। अब यहाँ से ये x कैंसिल करते हैं, तो ये x³ जो है वो 27 आ गया। तो यहाँ से जब x फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। x जो है हमारे पास 3 आ गया। अच्छा, अब इस x की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, और y, तो y किसके बराबर आएगा, 3 3 9, तो x y हमारे पास आ गया 9। अब वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि am बिटवीन x एंड y। अब देखिए x और y हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना, तो am फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए am बराबर होता है x + y/2। x हमारे पास 3 है और y जो है वो 9 है, डिवाइड बाई 2। तो इसको रिजल्ट जब सॉल्व करेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर 6 आएगा। तो इस स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। अच्छा, अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ ये कह रहा है कि देखें, इंटीग्रेट करना है -1 से 1 तक x एक्सपोनेंशियल की पावर x² dx, ठीक है। अच्छा, अब याद रखिएगा कि यहाँ हम एक रूल इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहते हैं ऑड फंक्शन रूल, ठीक है जी। ये होगा ऑड फंक्शन रूल, यूज करेंगे। अच्छा, ऑड फंक्शन रूल क्या होगा कि देखें, वो ये कहता है कि जब आप किसी फंक्शन में f की जगह x रखेंगे, x की जगह -x रखेंगे, तो वो फंक्शन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन नेगेटिव आ जाएगा। तो अब याद रखेंगे कि चूंकि ये फंक्शन नेगेटिव आएगा, जब यहाँ आप इसको वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे ना, तो ये फंक्शन नेगेटिव आएगा। तो सिंपल सी बात है, तो जब नेगेटिव आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि -1 से 1 तक और एक्सपोनेंशियल ई की पावर x² dx, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, ऑड फंक्शन होने की वजह से। तो याद रखिएगा, ऑड फंक्शन रूल यही कहता है कि अगर हम किसी फंक्शन को चेक करें और वो ऑड आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन जो है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए इसका दुरुस्त ऑप्शन है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, देखिए, उसमें ये कहता है कि विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट ओपन टू द राइट विथ वर्टेक्स 3, -2, ठीक है, और उस पर 7 है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को जरा देखें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किन बातों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। देखें, सबसे पहले काम ये है कि हमने ये देखा कि ये जो है विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये पैराबोला की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला अगर ओपन होगा राइट साइड, तो फॉर्मूला इसका क्या होगा, देखें। बेसिकली इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है y - k का होल स्क्वायर, ठीक है, और 4p(x - h), ये याद रखिएगा। अच्छा, अब वर्टेक्स क्या आएगा, देखिए वर्टेक्स बेसिकली हमारे पास HK होता है, ठीक है ना। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा इसका, देखिए वर्टेक्स यहाँ से हम कह सकते हैं ये वर्टेक्स 3 हो जाएगा, और यहाँ से अगर देखें तो वर्टेक्स -2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको इसमें कंपेयर करेंगे ना, इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो आपके पास जो है वो इक्वेशन क्या बनेगा, देख लीजिए। इक्वेशन बनेगा y+2, y, क्योंकि ये y है और ये x है ना, तो y+2 का स्क्वायर, y+2 का स्क्वायर 4p(x - 3), ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो जाएगा।
तो बेसिकली इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। अच्छा, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी रिप्रेजेंट एन एलिप्स इफ। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इसको ये रिप्रेजेंट कब होगा, ये इसका कंडीशन याद रखिएगा। कंडीशन ऑफ एलिप्स, कंडीशन इसका ये है, मैं लिख देता हूँ। कंडीशन है इसका कि अगर ये एलिप्स होगा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मस्ट हैव द सेम साइन। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट हैव सेम साइन, सेम साइन एंड अनइक्वल। ये है इसका कंडीशन, याद रखें। तो सिंपल सी बात है। तो याद रखिएगा, अनइक्वल का मतलब ये होगा कि ये दोनों बराबर तो होगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इसकी साइन की बात करेंगे तो ये सेम साइन होगा। तो याद रखिए ये कंडीशन जो है वो वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, क्या ये कंडीशन यहाँ मौजूद है? जी, ऑप्शन सी को देखें। तो इसके अंदर ऑप्शन सी मौजूद है कि बी और ए आपस में बराबर नहीं होगा, जबकि इनका साइन जो है वो सेम होगा। तो एलिप्स के लिए कंडीशन ये वेरीफाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चंस को देखें, कहते हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी -6 -11/5 कॉमा -5 आर नीडेड टू गिव देम सम -25, ठीक है। सम ये आना चाहिए। तो अब आप यहाँ ये देखें कि अगर इस सीरीज को देखें तो यहाँ से आप देख रहे हैं ना कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो है -6, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस की अगर बात कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, जो कि डी के बराबर है। और ये होता है 11/5 माइनस का, फिर माइनस माइनस प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा 30। 30 में से 11 माइनस करें तो ये 19, ठीक है ना, 19/5 ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब उसके बाद आप देखें कि बेसिकली एस एन क्या है। सम जो है हमें गिवन है -25, ये रिजल्ट दिया हुआ है। अब आपने करना क्या है, सम का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हम जानते हैं कि एस एन बराबर होता है n/2, ठीक है। 2a प्लस ब्रैकेट में लिखें n-1d, ठीक है। ये हमारे पास सम का फार्मूला है। अब सारे के सारी वैल्यूज आपको गिवन है, यहां से आप इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके एन की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। तो एन की वैल्यू देख लीजिएगा, जो भी इसमें से ऑप्शन में होगा वो रिजल्ट होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। यहाँ आप लेट कर लें सवाल को। देखें, आप इसको लेट कर लें कि जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स, वो यू के बराबर है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बेसिकली डी यू, ठीक है ना, अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर एक्स। तो यहां से डी यू किसके बराबर होगा, डी यू हो जाएगा ई की पावर एक्स डी एक्स। तो अब हमारे पास क्वेश्चन चेंज हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या चेंज हुआ है, क्वेश्चन ये हो रहा है कि देखिए, अब ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स ये है डी यू के इक्वल, और नीचे आ जाएगा √1 प्लस यू स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब जब इस आप ये देखें 1/√1 प्लस एक्स यू स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव है, ये तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/√1 प्लस यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स यू प्लस सी, ये इंटीग्रेट हो गया। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास जो है एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आ रहा है। तो याद रखिएगा कि हमारे पास सिंपल सी बात है कि साइन इनवर्स एक्सपोनेंशियल की जगह अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो कुछ इस तरह लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्सपोनेंशियल एक्स। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा ln एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस √1 प्लस ई रेस टू पावर 2x, ठीक है। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे और आखिर में लिखेंगे प्लस सी, ठीक है। तो अब ऑप्शंस कौन सा है, देखिए इनमें से एक ऑप्शन जो है वो वैलिड होगा, वो आप जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो होना चाहिए, स्पेशली यहाँ टू टू नहीं होना चाहिए, लेन ई रेस टू पावर एक्स अंडर रूट, यहाँ जो है वो 1 प्लस
e⁻² प्लस सी ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो वैलिड ऑप्शन है वो आपके पास ये है, बी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि ये सेट से रिलेटेड सवाल है। अब देखिए कह रहा है इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स, हैज लेस देन हैज 28 एलिमेंट्स, y हैज 32 एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, हमें चाहिए x, इसको जरा दुरुस्त कर लेते हैं, ये x इंटरसेक्शन y है। ठीक है, तो चलें एक छोटा सा फॉर्मूला लिख, देखिए x यूनियन y की अगर हम बात करते हैं, ये गिवन है 50, राइट। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं x की बात करूंगा, ये है 28, और अगर मैं यहाँ y की बात करता हूँ तो ये है 32, राइट। अच्छा, अब यहाँ एक फार्मूला बता देता हूँ आपको। देखिए सिंपल फार्मूला ये है कि x यूनियन y जो है ये बराबर होता है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व कर लें, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिंपल सी बात है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई हम फाइंड करना चाहते हैं, तो ये लेफ्ट में चला जाएगा और ये राइट में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसकी जगह ये लिख लें आप। ठीक है, अब देखें एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 28। ठीक है, यहाँ हमने रखना है 28। ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या है, 32। ठीक है, और उसके बाद हम हमें ये पता है कि एक्चुअल में जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है, देखिए ये हमारे पास एक्स यूनियन वाई, इसकी वैल्यू है 50। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50। तो अब देखें ये बेसिकली हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, ये तो 60 आ रहा है, -50। अब इसको माइनस कर ले तो एक्चुअल में रिजल्ट क्या आ रहा है, 10। 10 इसका फाइनल आंसर है। तो ऑप्शन देखिए, जी हाँ, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये क्या है, ये एक फार्मूला है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये एक वो फार्मूला है जिसकी मदद से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो इसके डोमेन से रिलेटेड है, तो देख लेते हैं इसका डोमेन क्या है। देखिए, अब चूंकि हमें ये पता है कि अंडर रूट में है तो इसका डोमेन क्या होना चाहिए। देखें इसको इस तरह लिख लें कि देखिए एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। चूंकि रूट के अंदर जो कुछ होता है ये कंडीशन होता है ना, इसको जीरो का बराबर लेते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि एक्स जो है वो जीरो, ठीक है, जीरो होगा। और दूसरा ये है कि अनडिफाइंड किस में होगा, अनडिफाइंड एट एक्स इक्वल टू वन पे होगा। ठीक है ना, तो एक्स पे भी जीरो, देखिए एक्स जीरो रखेंगे तो उस पे जो है जीरो आ जाएगा, और अनडिफाइंड जो है वो वन पे होगा। चूंकि अगर यहाँ एक्स को वन रखेंगे ना, तो 1/0 का मतलब होता है अनडिफाइंड। तो अब क्या होगा कि देखें, अब हमारे पास कंडीशन क्या है, लिखेंगे सॉल्व, किसको सॉल्व करेंगे, देखिए एक एक्स है और दूसरा एक्स, ये वन है ना, इसको लेफ्ट में ले जाइए तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन जो है ये हमें बता रहा है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको बेसिकली हम नंबर लाइन से इसको टेस्ट कर लेते हैं, तो वहां से हमें पता चलेगा कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा रहता है इस पे, जीरो से लेकर, जीरो शामिल होगा और वो इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन याद रखिएगा कि एक्स जो है वो हरगिज वन नहीं होगा, किसी सूरत वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी तक जाएगा लेकिन एक्स वन नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली अब यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन डी। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का फाइनल ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे पास कुछ इस तरह है कि देखें ये है एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन को जरा दुरुस्त अंदाज में लिख लेते हैं, ये है एक्स टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये सवाल है। अब ये कह रहा है कि फंक्शन इवन है या ऑड है, तो देख लेते हैं इसको। देखिए एफ जहां एक्स है वहां माइनस रखें, यहाँ एक्स रखें माइनस, ठीक है, और ये टेन एक्स इनवर्स यहाँ -x रखें। ठीक है, तो अब जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए ये प्रॉपर्टी ये होती है कि ये माइनस बाहर चला जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जब बाहर आएगा तो इस माइनस से मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये x आ जाएगा।
टेन इनवर्स एक्स ये आएगा। और ये हमारे पास क्या हो गया, ये फंक्शन रिपीट हो गया है। तो फंक्शन पॉजिटिव होने की मतलब ये है, पॉजिटिव है ये फंक्शन, ये फंक्शन हमारे पास पॉजिटिव है। तो ये क्या होगा, इवन, ठीक है ना, इवन फंक्शन है। तो अब ये हमारे पास जो है फंक्शन जो है वो इवन होगा, तो इवन फंक्शन जी, ऑप्शन डी मौजूद है। अब ये कह रहा है कि इफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशो 2, रेशो 3, रेशो 5, तो कह रहा है मेजर ऑफ द लार्जेस्ट। अच्छा अब देखिए इनमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, 5 है ना, तो 5 ऊपर रखें आप, और इनको ऐड करके 10 नीचे रखें आप। और उसके बाद जो एंगल होता है ट्राइंगल का टोटल एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको इसको कैंसिल करें, तो अब हमारे पास क्या आ गया, 5 × 18 आ गया। इसको सॉल्व करें, चलो इसको 0, ये आ जाएगा 90, ठीक है जी। तो अब ये देखें कि ऑप्शन मौजूद है, तो यस, ऑप्शन डी जो है वो 90 डिग्री है और ये लार्जेस्ट एंगल को शो कर रहा है, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अगर हमारे पास सिचुएशन ये दिया हुआ है तो आप क्या करें, यहाँ से इसको सॉल्व करें और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, ए और बी की वैल्यू फाइंड करें। देखिए अब यहाँ करते ही है ना कि हम इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो लिखें 2 + √5, 2 - √5। तो इसको आप 2 - √5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बल्कि प्लस से। और टू चूंकि डिनोमिनेटर का कंजुगेट ले रहे हैं, +√5 से कर दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ लिखा हुआ है a + b √5 इस तरह। अच्छा ऊपर हमारे पास क्या हो गया, ये बन गया 2 + √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्व करेंगे, ये 2 का स्क्वायर लिख लें आप, -√5 का स्क्वायर लिख लें, a + b√5 लिख लें। इसको सॉल्व करें, a² +2ab 4/5 +b², b² का मतलब 5। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4 - 5, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए हम। और उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, a + b√5, ये आएगा हमारे पास 9, 9 +4√5 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा -1। तो a + b√5, तो कह सकते हैं ये -9 - 4√5 = a + b√5। अब यहाँ से कंपेयर करें, देखिए जब हम इसको कंपेयर करेंगे ना यहाँ से, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, देखिए पहला है यहाँ a लिखा हुआ है, तो a क्या आएगा, -9, a की वैल्यू -9 होगी। फिर b यहाँ है, कोफिशिएंट b है, √5 का कोफिशिएंट b है, या √5 का कोफिशिएंट -4 है, तो इसका मतलब b क्या आएगा, -4। तो ऑप्शन ए और बी, यानी a -9 है और b -4 है। जी हाँ, यहाँ ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास जो सवाल है वो क्वेश्चन है इस सवाल को जरा देखते हैं क्या कहता है। देखिए अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट ऑफ दिस, देन अल्फा -बीटा मॉड की वैल्यू कैलकुलेट करें। अब देखिए बात ये है ना कि यहाँ सबसे पहले लिख लें आप इसको, x² -7x + 4 = 0, राइट। अब देखिए ए हमें पता है a 1 होगा, बी हम जानते हैं -7 होना चाहिए, और सी क्या है, 4 है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जानते हैं -b + -b² -4ac/2a, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अच्छा अब यहां से डिस्क्रिमिनेंट को जरा सॉल्व करें। देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्लस का 7 प्लस माइनस √b² यानी 49 -4ac, तो यानी कि हम कह सकते हैं ये 16 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2 हो गया। तो अब ये आ गया 7 प्लस माइनस 49 में से 16 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 33/2 आ गया है। अच्छा अब आपने इसको इस तरह लिखना है कि बेसिकली ये मॉड में इसको शो कर दें। बेसिकली ये हमारे पास अल्फा माइनस बीटा है, ये रूट ऑफ द इक्वेशन है, याद रखें, अल्फा माइनस बीटा, और इसको मॉड के फॉर्म में लिखेंगे। तो अब आप इसको इस तरह सॉल्व कर लेंगे, देखिए प्लस वाले अल्फा लिखें, फिर उसके बाद माइनस वाला बीटा लिखें, क्योंकि दो वैल्यू है ना इसमें। 7 + √33/2 लिखें,
फिर माइनस, और 7 माइनस √33/2, इस तरह लिख लें। अब यहाँ ब्रैकेट लगा दें। नेक्स्ट स्टेप में आपने करना ये है कि 7 प्लस √33 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस √33/2, ये आ गया। ठीक है। अब देखिए ये +7 ये -7 कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेशन करते हैं तो ये आएगा 2√33/2। ये 2 से 2 कैंसिल करें तो एक्चुअल आंसर जो है वो √33 आ गया। ऑप्शन मौजूद है जी, बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है, कहता है इसको सॉल्व करें और बताएं कि एक्चुअल में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है जी। तो अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर हमारे पास आइडेंटिटीज ये नजर आ रहा है ना कि sin 2x 1 माइनस cos 2x, इसको इसकी जरा वर्किंग करते हैं। ठीक है। तो आइडेंटिटीज क्या है देखिए, लिख लेते हैं पहले sin 2x और 1 माइनस cos 2x। sin 2x इसके बराबर होता है, ये होता है 2 sin x cos x। और 1 माइनस cos 2x, देखिए 1 माइनस cos 2x फार्मूला हमने पढ़ा है कि cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 sin2x। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 2 sin2x लेफ्ट में कर लेता हूँ, 1 माइनस cos 2x राइट में। तो 1 माइनस cos 2x की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 sin2x। ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल करें, ये साइन से साइन कैंसिल करें, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, cos x, और नीचे क्या आ रहा है, sin x। cos x sin x क्या होता है, ये तो cot x से बराबर होता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा cot x। ठीक है, यहां तक आ गए। अब इंटीग्रेशन में आइए। इंटीग्रेशन में क्या था, cot 1। ठीक है। और ये है cot x dx। अब ये इनवर्स इनवर्स काट दें तो क्या आएगा हमारे पास, ये x dx आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x² अपॉन 2 प्लस सी। तो फाइनल हमने इसको कैलकुलेट किया x² अपॉन 2 प्लस सी। ऑप्शन तलाश करें, जी हाँ ऑप्शन सी मौजूद है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, अब देखें, ये हमारे पास जो है एक सवाल आता है, और ये सवाल क्या है कि अ मैन इनवाइट 15 पीपल ऑन अ डिनर, आउट ऑफ विच 5 आर मैन, 5 आर वुमेन एंड 5 आर चिल्ड्रेन। दे आर अलाउड टू सिट ऑन द डिफरेंट सर्कुलर टेबल। अच्छा, अब यहाँ देखिए सर्कुलर टेबल की बात कर रहा है। देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग। तो अब जब सिचुएशन ये आ जाए ना, तो यहाँ आप याद रखिएगा कि इसके अंदर अरेंजमेंट का फॉर्मूला ये होता है कि तो अरेंजमेंट में याद रखिए कि n-1। ठीक है, n-1 फैक्टोरियल वेज, ये फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है जी, n-1 फैक्टोरियल। अच्छा, अब देखिए बात ये है कि हमारे पास टोटल ग्रुप्स कितने होंगे। देखिए टोटल 3 ग्रुप्स हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 5 - 1। ठीक है, 5 - 1, 5 - 1 का फैक्टोरियल। तो ये हो गया बेसिकली 4 फैक्टोरियल। एक ग्रुप आ गया। दूसरा अगर हम लिखेंगे फिर 5 - 1 4 फैक्टोरियल, फिर तीसरा ग्रुप में होगा 5 - 1 4 फैक्टोरियल। चूंकि तीनों तीनों 3 ग्रुप्स हैं इसके अंदर। ठीक है। तो अब 3 ग्रुप्स होने की वजह से हमने इसको इस तरह अलग अलग लिख दिया। चूंकि इसमें ये कह रहा है ना 15 पीपल जो है वो इसके अंदर जो ग्रुपिंग होगी वो तीन के साथ होगी। तो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अच्छा, अब चूंकि इसके अंदर हम इसको आगे पीछे भी तो कर सकते हैं ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले हमने चिल्ड्रेन को लिख देना है, फिर जो है वो वुमेन लिख दें, या पहले वुमेन लिख दें फिर मैन लिख दें। तो इसका मतलब जहाँ एक ऑप्शन और भी होगा वो होगा 3 का। ठीक है, 3 फैक्टोरियल का, क्योंकि इनको भी आपस में तीनों को भी अरेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ जो हमें एक्चुअल जो फार्मूला बना है वो ये फार्मूला बना है, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, डॉट यानी 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ऑप्शन तलाश करें हैं, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन डी इसके अंदर मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल रिजल्ट है वो ऑप्शन डी है। अच्छा, अब जो सवाल है हमारे पास वो ये है कि द ऑर्डर ऑफ डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y3 - 2y2 पे पावर 5 + x4 इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल एक्स। तो अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ आप ये देखें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या है।
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप देखें इस क्वेश्चन को इस तरह लिखें कि x y 3 - 2 y 2 पावर 5 प्लस x4 एक्सपोनेंशियल है। अब देखिए हाईएस्ट, ये है हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, ठीक है। जब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है तो इसके बाद आप इसका जो है वो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर तो 1 है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो 3, 1 है। क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, ठीक है। चूंकि यहाँ हाई ये 2 है, ये 2 टाइम डेरिवेटिव है, ये 3 टाइम डेरिवेटिव है। तो 3 टाइम डेरिवेटिव मतलब मैक्सिमम जो है वो 3 टाइम है, तो उसको हम कहते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसी के ऊपर पावर 1 है, तो ये इसका क्या होगा, ऑर्डर। तो बेसिकली हमारे पास जो है अब इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 3, 1। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी यहाँ मौजूद है। अच्छा जी। अब याद रखें कि कह रहा है द ग्राफ ऑफ y माइनस इक्वल टू 10x/2 पे स्क्वायर हैज अ वर्टिकल एसिम्प्टोट। देखिए वर्टिकल एसिम्प्टोट हमेशा याद रखें वो जाता है इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि सिंपल सी बात है, वही कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ कौन सी वैल्यू रखें एक्स की कि वो इन्फिनिटी जो है वो शो हो जाए। तो ये देखें ये है पाई बेसिकली। अब यहाँ हमें ये पता है कि 10 पाई/2 जो है वो जाता है इन्फिनिटी में, ठीक है जी, वो इन्फिनिटी में जाता है। तो अब यहाँ हमारे पास इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए है कि अगर मैं यहाँ पाई रखूंगा तो बेसिकली ये जो है वो वर्टिकल एसिम्प्टोट जो कि इन्फिनिटी को मूव करेगा, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो पाई है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है 1 रेडियन। अच्छा 1 रेडियन किसके बराबर है। देखिए हमें ये पता है, हम ये जानते हैं कि फॉर्मूला, हम ये जानते हैं, हमें ये पता है कि 1 रेडियन जो है, 1 रेडियन जो है ये बराबर होता है 180/पाई, ठीक है। और ये डिग्री में आ जाएगा, ठीक है, ये डिग्री हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 57.3 डिग्री आएगा, ठीक है, 57.3 डिग्री आएगा। अच्छा अब देखें, तो अब 1 रेडियन फिर किसके बराबर, लेस देन 1 डिग्री। नहीं, लेस देन 1 डिग्री तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री है। तो 1 रेडियन जो है वो क्या है, 57.3 डिग्री है ना। तो अब इक्वल टू 1 डिग्री ये भी नहीं हो सकता। ग्रेटर देन 1 डिग्री बिल्कुल ठीक है, 1 रेडियन जो है वो ग्रेटर देन 1 डिग्री नजर आ रहा है इसी कंडीशन से। तो ऑप्शन सी जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन है। द एम्पलीट्यूड ऑफ y = 1 - 2 sin x। अब देखिए यहाँ एम्पलीट्यूड से क्या मुराद है। याद रखिए कि अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शो करना चाहूं तो बेसिकली इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि y = a, ठीक है, sin bx, sin bx + c, ठीक है। अब यहाँ याद रखें कि a जो है ये एम्पलीट्यूड है। तो अब आप सिंपल ये कह सकते हैं कि यहाँ बेसिकली इसकी जो वैल्यू है वो इस फॉर्म में होगी कि ये आप मॉड में लिखेंगे यानी एब्सोल्यूट फिगर में लिखेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ आप यह देखें कि एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होना चाहिए, a - 2, ठीक है। तो a - 2 के बराबर है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, मॉड में लिखेंगे तो ये बेसिकली +2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि एम्पलीट्यूड हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी होगा इसका, ठीक है। अच्छा अब आइए यहाँ से देख लें कि वो कहता है भाई पीरियड इसका क्या है। तो सिंपल सी बात है कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं पीरियड लिखना चाहूँ इसका, ठीक है, तो सिंपल इसको इस तरह लिख सकते हैं, पीरियड ऑफ सेकेंड bx। चलो मैं इसको bx लिखता हूँ, ठीक है। तो अब ये पीरियड क्या बनेगा देखें, 2 पाई/b, ठीक है, 2 पाई/b। अच्छा अब यहाँ b का मतलब याद रखिए ये b है, ठीक है ना, जिसके साथ है। तो अब ये आएगा 2 पाई/3, ठीक है। तो एक्चुअल में हमारे पास जो इसका पीरियड होगा 2 पाई/3। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त ऑप्शन है, ठीक है जी। अच्छा अब ये कह रहा है कि बताएं इसका रिजल्ट क्या आएगा। भाई देखें इसका तो सिंपल से रिजल्ट है, कॉट और कॉट इनवर्स जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा देखें,
कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दें तो सिंपल बच क्या रहा है, एक्स। एक्स इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑप्शन ए है। ठीक है, डायरेक्ट हो गई। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन जरा देखें कि अगर हम इसका सोल्यूशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। देखें, सोल्यूशन में अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं बोथ साइड एक्स से, ठीक, कॉस से एक्स से डिवाइड कर दूं, तो इसका मतलब ये होगा कि देखिए साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, जीरो कॉस एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन एक्स आएगा। ये कैंसिल, ये वन हो गया, ये जीरो आ गया। ठीक है, तो अब यहां से लिख रहे हैं कि टेन एक्स किसके बराबर होगा, ये माइनस वन की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से अगर आप एक्स कैलकुलेट करेंगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा माइनस वन, जो कि रिजल्ट आता है थ्री पाई बाय फोर के लिहाज से। ठीक है, बाकी इसमें अगर हम इसके पीरियड को ऐड करेंगे तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, एन पाई। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। ऑप्शन देखें कौन सा है। यहाँ ऑप्शन जो है वो ये है थ्री पाई बाय फोर प्लस टू एन पाई, ये नहीं हो सकता। ठीक है, थ्री पाई बाय फोर प्लस एन पाई, यस, ये हमारे पास ये इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। अब वो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू कॉस एक्स इज इन द इंटरवल ऑफ जीरो से पाई। तो देखिए बात ये है कि हम अगर इसकी बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू, और ये हमारे पास क्या होगा जरा गौर करें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस एक्स इज वन, याद रखेंगे यहाँ। ठीक है, हमें पता चल गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस एक्स वन के इक्वल है। ठीक है, तो अब फॉर्मूले यहाँ जो हमारे पास सवाल है ना, अब यहाँ देखें, यहाँ क्या लिखेंगे, y इक्वल टू वन पहले से मौजूद है, कॉस एक्स की जगह वन लिखें, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट हमारे पास टू आ रहा है। तो जी हाँ, ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का फाइनल ऑप्शन है। अच्छा, अब ये देखें, कह रहा है कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 60 मीटर स्क्वायर एंड इज टू साइड्स जो है वो 30 एंड 25 मीटर है, देन द एंगल बिटवीन देम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सिंपल सी बात है, एक फार्मूला बता दें आपको, वो बराबर होता है एरिया, फार्मूला होता है एरिया बराबर होता है 1/2 टाइम्स ए इंटू बी। ठीक है, और लिखेंगे साइन सी। तो अब सारी वैल्यूज को पुट कर दें और साइन सी यहां से निकाल लें। अब देखें, बात यह है कि साइन सी लिखें अगर यहां आप, ठीक है, तो साइन सी, तो साइन सी किसके बराबर होगा, देखें, टू यहां मल्टीप्लाई करा दें और ए भी डिवाइड करा दें, तो ये हो जाएगा टू टाइम्स एरिया डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। देखें, ये हमें ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये एरिया दिया हुआ है, सारी की सारी वैल्यू रख के सॉल्व कीजिएगा। तो मैं आंसर बता देता हूं, इसका आंसर जो है 0.16 आ जाएगा। ऑप्शन देखें, जी हाँ, ऑप्शन सी मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है वो 0.16 है। ठीक है, अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये बेसिक अलजेब्रा है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन ये आपके लिए, आप इसको ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद जो है वो इसको सॉल्व करें, और आई थिंक आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले जाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ, अब देखिए 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर साइड ऑफ द ट्राइंगल, देन द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब इन द ट्राइंगल इज। तो अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको मैं बता दूं। देखें, ये है हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला, ये होगा इन रेडियस के लिए। फॉर्मूला इसका ये होगा कि लिख देते हैं फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर इन रेडियस। ठीक है जी, इन रेडियस के लिए फॉर्मूला ये होगा एरिया डिवाइडेड बाय सेमी पैरामीटर। ठीक है जी, सेमी पैरामीटर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अच्छा, अब सेमी पैरामीटर जो एस होता है, हमें जानते हैं, तारे साइड को प्लस करेंगे और टू से डिवाइड कर देंगे, तो ये होगा थ्री प्लस फोर प्लस फाइव डिवाइडेड बाय टू। तो आंसर इसका आ गया सिक्स। अच्छा, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर लेते हैं।
तो एरिया, अब देखिए इंस्क्राइब इन रेडियस है ना, तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला हम ये जानते हैं पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। पाई रेडियस आप 1 ले लें, ठीक है। तो यहां से हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, पाई। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, तो एरिया किसके बराबर है हमारे पास, एरिया जो है वो पाई है, और जो है सेमी जो पेरीमीटर है वो है 6, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास रिजल्ट ये आ रहा है पाई/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखें, जी हाँ ऑप्शन मौजूद है। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का दुरुस्त ऑप्शन है, ठीक है जी। अब आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्विवेलेंट। देखिए ये लिखा हुआ है पाई, ये लिखा हुआ है एम टी, यहाँ एलिमेंट 1 नजर आ रहा है। इसकी बात करें, इसमें एलिमेंट 1 नजर आ रहा है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखें इसमें से कौन सा जो है आंसर जो है वो होना चाहिए आपके ख्याल में, ठीक है। तो हमें ये पता चला है कि जो पहला है सेट कंटेनिंग एलिमेंट एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट है ना, एलिमेंट तो इसमें है लेकिन एम्प्टी सेट है। अच्छा यहाँ है नो एलिमेंट, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, यानी इसका मतलब ये है ये एम्प्टी सेट है। इसकी बात करें, नो एलिमेंट, नो एलिमेंट, और इसकी बात करें तो कंटेन 1 एलिमेंट्स, ठीक है जी। अच्छा अब जरा गौर करें कि एम्प्टी सेट है लेकिन एलिमेंट तो कोई होता है ना, एक एम्प्टी सेट है तो 5 की सूरत में मौजूद होगा। तो हमें ये पता है कि इसका मतलब ये है कि इक्विवेलेंट सेट में ये हो सकता है ये, और ये एक एलिमेंट, ठीक है। तो 1 और 3, बेसिकली ये 1 है और ये 3 है। तो 1 और 3 ऑप्शंस कौन सा है, ऑप्शन बी के अंदर जो है 1 एंड 3 जो है वो शो कर रहा है, और ये इक्विवेलेंट सेट है। इस क्वेश्चन का जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट है वो ऑप्शन बी है, ठीक है। अच्छा अब देखिए द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, फ्रॉम द एंड एक्सपेंशन कह रहा है। जब फ्रॉम द एंड होता है ना तो यहां याद रखिएगा कि जो हमारे पास ए होगा ना, अब ये 1/2 एक्स हो जाएगा, ठीक है। और बी जो है वो एक्स हो जाएगा, यानी रिवर्स कर दीजिएगा जब हमें कोई भी एक्सपेंशन फाइंड करना हो। और कह रहा फ्रॉम द एंड, तो उसमें से ए और बी को एक्सचेंज करेंगे। जो पहले ए हुआ करता था वो बी हो जाएगा, और जो बी होता था वो एक्स हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको सॉल्व करना है इस फॉर्मूले से, Tr+1 NCr A n-r ठीक है। अब यहां से आप थर्ड टर्म आसानी से फाइंड कर सकते हैं, सारी वैल्यू आपके पास गिवन है, कंडीशन मैंने बता दिया है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा अब यहां देखें, इफ द कोफिशिएंट ऑफ, इसको जरा सा दुरुस्त कर लें, ये x⁻7 है, ये x⁸8 है, ठीक है, ये x7 और x8 है, इन द एक्सपेंशन दिस आर इक्वल। देन अच्छा अब आपने करना क्या है? देखिए आपने क्या करेंगे कि x⁸7 के लिहाज से इसका कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, और x⁸8 का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, और फिर वो कह रहा है इक्वल ले लेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको इसी फॉर्म में सॉल्व करेंगे, कैसे, Tr+1 से, और फार्मूला क्या है, NCr A n-r तो आप इस फॉर्म इस एक्सपेंशन से आप इसकी कोफिशिएंट फाइंड कीजिएगा। तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x⁸7, और इसको इक्वल ले लीजिएगा, इसका जो भी कोफिशिएंट आएगा इसको इक्वल ले लीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ x8, ठीक है। इसको इक्वल लेके सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कि कौन सा आंसर है, तो वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब हमारे पास जो सवाल है उस क्वेश्चन को जरा देखें कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट वुड यू फाइंड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल मेजरिंग दिस। अच्छा अब स्टैंडर्ड पोजीशन के हिसाब से देखें, तो अब सबसे पहले देखिए कन्वर्ट टू डिग्री, ठीक है जी, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करें, कन्वर्ट टू रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करें, ठीक है जी। देखिए जब डिग्री में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, -37 पाई/19, और जब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 180 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय पाई। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -740 डिग्री, ठीक है जी, ये आ गया। अच्छा इक्विवेलेंट एंगल जो है हमें ये पता है कि कंडीशन के हिसाब से अ, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, -740 +2 टाइम 360 से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आ रहा है। तो ये आएगा -740
और प्लस 720, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है -20। अब ये -20 जो है, ये कौन से कोऑर्डिनेट में होता है? देखिए, अगर मैं यहां से जाऊंगा रिवर्स, तो ये नेगेटिव, तो इसका मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर आएगा। तो अब ऑप्शंस क्या होना चाहिए? ऑप्शन इसके अंदर जो है वो फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। लिहाजा इसको जरा दुरुस्त कर लें। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑप्शन सी। ओके ओके ओके, रुकें। बेसिकली यहाँ अगर इसको इसी फॉर्म में छोड़ देते हैं, लेकिन आप ये देखें कि हम यहाँ से अगर देखें तो कोऑर्डिनेट फर्स्ट ये है ना, और ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट टू है, ये कोऑर्डिनेट थर्ड है, ये कोऑर्डिनेट फोर है। लेकिन रिवर्स होने की वजह से ये नेगेटिव जो है वो क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। जब क्लॉकवाइज मूव हो रहा है तो कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है -20? ये तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ रहा है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का फाइनल और करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को जरा देखें। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? देखिए, बात यह है कि यहां से अगर देखें, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स द सम ऑफ द सीरीज। अब याद देखिए, द सम इज वैलिड। ये कैसे वैलिड है? लिखेंगे सम वैलिड कब होगा? लिखेंगे द सम इज वैलिड इफ, कंडीशन ये होगा कि जो आर है ना वो <<1 होना चाहिए, तब ये होगा, ठीक है। जबकि हमें ये पता है, आर हमें क्या मालूम है? आर हमें मालूम है 2x/3, ये आर है, ठीक है जी। ये आर है 2x/3। तो अब ये देखें कि अब आप इसको इस कंडीशन में लगाएं, 2x/3 <<1। ठीक है। यहां से इसको सॉल्व कर लें। जब यहां से इसको सॉल्व करेंगे ना, तो रिजल्ट आएगा -1.5, ठीक है, x, और <<1.5। इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा -1 से 1.5 से 1.5 तक इसका रेंज है। अच्छा, अब देखें, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास है ये इसके अंदर मौजूद है। ये इसकी बात करें 1.2, ये भी इसके अंदर मौजूद है। एक्स ये भी इसके अंदर, लेकिन ये क्या है? -2.5। ये आउटसाइड द रेंज है, ठीक है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि सिंस एक्स -2.5 इज आउटसाइड द रेंज, आउटसाइड द रेंज, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट इज इनवैलिड, ठीक है। तो इनवैलिड, तो ऑप्शंस क्या हो गया? तो ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का फाइनल ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि अ सॉलिड हैविंग ईच साइड अ परफेक्ट स्क्वायर हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 150, ठीक है। इट्स वॉल्यूम विल बी, सिंपल सी बात है। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? देखें, अग ये अ क्यूब हैज, हमें पता है अ क्यूब हैज 6 साइड स्क्वायर। यानी अगर वन साइड लेंगे S × S, S², वन साइड का एरिया 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 6 साइड का एरिया, और इसका एरिया हमें दिया हुआ है 150, तो हम यहाँ लिख देंगे 150। अब यहाँ से साइड निकाल लीजिए। देखिए, यहाँ से साइड फाइंड करेंगे तो S किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 150 /6। इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये S हमारे पास आ जाएगा 5। S5 आ गया, ठीक है। देखो, जब हम यहां से S5 कर चुके, फाइंड कर चुके, हमें तो वॉल्यूम चाहिए ना। तो अब वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे? वॉल्यूम के लिए हम इस तरह फाइंड करेंगे इसको कि साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी साइड क्यूब। अब साइड तो 5 है, 5 का क्यूब मतलब क्या आएगा? 125। तो वॉल्यूम जो है 125 आ गया। ऑप्शन सी इसका दूसरा ऑप्शन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखें स्टूडेंट्स, कहता है द सोल्यूशन ऑफ 1 - 2x <<3, ठीक है ना। तो इसकी वर्किंग कुछ इस तरह कर लेते हैं। देखें, 1 - 2x <<3 लिखेंगे। वन को राइट में ले लें, तो 2x, ये 3 - 1 हो गया, तो -2x <<2 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि आप इस पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +2x, और डायरेक्शन चेंज कर लें आप, तो x << क्या आ जाएगा? क्योंकि जब यहाँ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव साइन, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा जबकि ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है -1। ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि ये बता रहा है ना कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ग्रेटर और इक्वल टू 1 से क्या मुराद है, ये कहना ये चाह रहा है कि -1 तो शामिल हो, लेकिन इससे बड़ी वैल्यू है जो कि इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिकली इसका जो है वो कंडीशंस है। तो अब देखिए बेसिकली इसका कंडीशंस जो है यहाँ नजर आ रहा है कौन कौन सा। जी हाँ, ऑप्शन डी के अंदर मौजूद है, -1 इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है जी, तो ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। अच्छा, व्हाट इज द लीस्ट इंटरवल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई ग्रेटर देन 100 इन द इक्वेशन। अच्छा, अब जो सवाल है इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। इसमें हमें क्या करना है कि x ग्रेटर देन 10 है ना। अब सवाल हमारे पास क्या है, सवाल से मुराद ये है कि इक्वेशन हमारे पास ये दिया हुआ है ना, 3x - 4y - 5 = 0। इसको कॉपी कर लें, 3x - 4y - 5 = 0। अब यहाँ y की जगह आपने 100 पुट कर दें, 3x - 4, इसकी जगह 100 रख दें, -5 = 0। अच्छा, अब इसके बाद मजीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 3x - 405, डायरेक्ट कर लिया हमने। ठीक है। तो 3x, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू हमारे पास आ रहे हैं 135। ठीक है। तो हमारे पास जो इंटरवल आ रहा है वो लीस्ट इंटरवल कौन सा होगा, 135। तो बेसिकली लीस्ट जो इंटीग्रेशन वैल्यू है हमारे पास है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स इस कंडीशंस के लिए वो आ रहा है 135। ठीक है। अच्छा, अब ये कहता है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z = 2x + y सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट x + y ग्रेटर देन 3 और 7x + 5y greater than equal to 35 and x, y greater than equal to 0 एट द कॉर्नर पॉइंट। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा सवाल है कि जिसमें आपको लीनियर फंक्शन से रिलेटेड जो है ग्राफ बनाना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे, फिर वहां से आप कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, फिर उस कॉर्नर पॉइंट को बारी बारी यहाँ इसमें पुट करेंगे, तो देखेंगे कौन सी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो इनमें से जो भी होगा वो आप ऑप्शन जो है टिक लगा दीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आपने ग्राफ बनाना है और उसके बाद कॉर्नर पॉइंट निकाल के इस फंक्शन में पुट करके आंसर लाना है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है। देखिए कह रहा है कि इन अ बॉक्स देयर आर 20 balls इन विच 7 आर ब्लैक, 3 आर रेड एंड 10 ब्लू है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं देखूं तो टोटल बॉल कितना है, टोटल जो है वो 20 है। अच्छा, बॉल 7 आर ब्लैक, तो इसका मतलब जो है बी फॉर ब्लैक, ब्लैक बॉल कितना है 7। 3 आर रेड, तो रेड बॉल क्या है 3 है। और बी फॉर ब्लू, ब्लू पूरा लिख देते हैं। और ये 10 जो है वो ब्लू है। ठीक है जी। तो अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ड्रॉ द ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो अब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, देखिए बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम चाहते हैं ना। तो ब्लैक बॉल कितना है 7 है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है 20 है। तो 7/20 जो है इसका रिजल्ट होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका जो है आंसर है। तो 7/20 जो है इसका रिजल्ट है। अच्छा, अब ये जो सवाल है ना इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू। अब वो कह रहा है कि कौन सा जो है वो इक्वल है। अब देखें, वन बाय वन सबको सॉल्व करेंगे आप, उसके बाद चेक कर सकेंगे आप। देखिए 27 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको लिख लें आयोटा 26। ठीक है। इवन पावर में कन्वर्ट कर दिया करें, आयोटा 26 को इससे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, और पावर लिख दें 13। ये -1 की इक्वल है, पावर 13। आयोटा आप जानते हैं ऑड पावर है तो नेगेटिव रहेगा। तो क्या आ रहा है ये आ रहा है -आयोटा। तो ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल, ये बिल्कुल ठीक है, ये वैलिड है, इक्वल है। ओके। अब आइए मैं इसकी बात करता हूँ, आयोटा 59। आयोटा 59 की बात करेंगे, आयोटा इंटू आयोटा 58 लिख लें आप। ठीक है। तो ये आयोटा आ जाएगा और ये आएगा, आयोटा 58 को लिख सकते हैं, 2 अंदर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2429। ठीक है। तो ये आ गया।
तो इसका मतलब ये होगा, देखें, 2 to the 4, थोड़ा सा मैं इसको दुरुस्त करना चाहूंगा। देखें, ये 2 आ जाएगा और ये 9, 29, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें आयोटा, ये -1 के बराबर होता है आयोटा स्क्वायर, लेकिन ऊपर जो है पावर जो है वो ऑड है। ऑड पावर जो है वो ऑड ही रहता है, इसका मतलब ये भी आयोटा हो गया। और जब आप 75 को सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट भी जो है वो माइनस आयोटा ही आ जाएगा। तो ऑप्शंस क्या है, सारे के सारे इक्वल है ना, तो इसका मतलब लिखेंगे ऑल ऑफ दीज। तो ये जो है वो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। अब कह रहा व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व। अच्छा, अब यहाँ जो है ना, इस क्वेश्चन को देखिए, एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करें इसको कैसे। इस सवाल के लिए आपको इसकी वर्किंग कुछ इस तरह करनी पड़ेगी, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखें, एरिया अंडर द कर्व की जब भी बात करें तो आपने इंटीग्रेट करना है। ए फॉर एरिया लिख लें, कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 से 4 तक जाना है तो लिख लें 1 to 4। और फंक्शन क्या है, फंक्शन है x² + 1, तो लिख लें x² + 1। ठीक है, dx, बस इसको इंटीग्रेट कर लें, वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा। तो देखिए, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा x³ / 3 + x, ये आ गया। अब इसमें आप लिमिट अप्लाई कर दें, ठीक है। जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन है वो आ जाएगा 24, ठीक है। ये बाकी आपने सॉल्व कर लेना है, मैं आंसर बता देता हूँ। 24 स्क्वायर यूनिट जो है वो इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो 24 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आना चाहिए। आप इंटीग्रेट कर चुके हैं हमने। अब आपने फिर अपर लिमिट अप्लाई करना है, फिर माइनस पर लोअर लिमिट अप्लाई करके माइनस कीजिएगा। तो ऑप्शन ए इसका दुरुस्त ऑप्शन है, ठीक है जी। अच्छा, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि tan θ जो है वो √3 के इक्वल है। यानी कि कहना चाह रहा है tan θ √3 के इक्वल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 2θ। तो भाई सबसे पहला काम ये करें, tan 2θ का फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला लिख लें आप। वो ये होता है कि 2 tan θ 1 - tan² θ, बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो देखिए, अब लिखेंगे 2। अच्छा, अब tan θ जो है √3 के इक्वल है ना, तो आपने क्या करना है, यहां आप √3 लिख लीजिए। tan θ की वैल्यू 1 - यहां लिख लीजिए √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 √3। यहां से इसको आपने कैंसिल कर देना है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा देख लीजिए। ये इसने कैंसिल कर दिया, ये 3 आ गया। 2 √3 डिवाइडेड बाय -2, ये और ये कैंसिल करें, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, -√3। ये ऑप्शन है, बिल्कुल है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सवाल है ये पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। अब इस सवाल में आप जो है ना, इसका शॉर्टकट वे कैसे करेंगे, देखिए, a/x + 3 + b/x + 4, देन a + b की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब आप इसको देखें तो कोफिशिएंट ऑफ x और न्यूमरेटर का देखें लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और तो अब आप ये देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में अगर इस पे गौर कर रहे हैं तो ये आ रहा है 7। तो हमें ये पता चला कि बेसिकली यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 7 आ रहा है। अच्छा, दूसरा अब ये कहेंगे कि हम, हमारे पास जो दूसरा जो है यहाँ ऑप्शन है ही नहीं ना, कि हम कहते हैं कि भाई b की वैल्यू क्या होगी। तो कोफिशिएंट ऑफ x इन द न्यूमरेटर ऑफ द लेफ्ट साइड हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास a + b, ये आ जाएगा, ठीक है। तो किसके बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ x इन द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर ऑफ द लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि a + b क्या आ रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि इक्वल टू द कोएफिशिएंट x जो है वो 7x, यहां लिखा हुआ है 7x + 25, ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये a + b जो है वो क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो a प्लस क्या आ गया, तो हमें हमें पता चल गया कि बेसिकली a + b जो है कोएफिशिएंट ऑफ x इन द न्यूमरेटर ऑफ द लेफ्ट साइड जो भी है x कोएफिशिएंट, ये आ गया। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, इसका ऑप्शन तलाश करना है। देखिए, ऑप्शन मौजूद है,
बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का। अदरवाइज वरना आप ये जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए से भी सॉल्व कर सकते थे, वो बड़ा लॉन्ग मेथड है। ये एक रूल था, इस रूल को चेक करते हुए आप आसानी से अपने रिजल्ट को फाइनल कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है तो थोड़ा सा इसमें ये है कि साइन थीटा डॉट कॉस थीटा ग्रेटर देन सेकेंड थीटा देन टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा लाइज। इसमें आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ से आपने कॉस को जो है राइट में लेके जाना है। उसके बाद आप उसको चेक कीजिएगा कि साइन के लिहाज से जो है और कॉस के लिहाज से वो कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर थीटा लाई कर रहा है, तो उसको आप चेक करके आप देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा है, तो आप ये ट्राई कीजिएगा। आई थिंक ये आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है, ये भी सिंपल सा सवाल है, लेकिन बस मैं इसका आइडिया दे देता हूँ कि ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 into 3 देन एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो देखिए इसका कंडीशंस क्या होता है जब भी हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ना, तो इसका कंडीशन ये होता है कि हम लिख सकते हैं कि एडजॉइंट एडजॉइंट ए बी बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स डॉट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये कंडीशन याद रखिए। तो अब इस कंडीशन के लिहाज से आपके पास क्या ऑप्शन है चेक कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए बी होगा और 3 into 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, याद रखिए स्क्वायर मैट्रिक्स इज मैंडेटरी। ठीक है, ये होना चाहिए। तो उस कंडीशन में वेरीफाई ये होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए बी अगर है तो एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए का प्रोडक्ट ले लें। तो एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए का प्रोडक्ट जो कि ऑप्शन बी है मौजूद। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि देखिए व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इन द फिगर बिलो। अब इस सवाल में आप देखें, इसको ना इस तरह सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जो कि 6 है। अब ये पोर्शन आप कैलकुलेट कर लें आप, ठीक है, जो कि हमें नहीं पता। तो अब आप इसको एक्स सपोज करें, तो एक्स किसके बराबर है, एक्स बराबर होता है 10 का स्क्वायर। पैथागोरस थ्योरम की मदद से सॉल्व कर रहे हैं, 6 का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 100 - 36। ठीक है, ये हो जाएगा 64। तो एक्स स्क्वायर इसके बराबर आ गया। तो अब एक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। तो 8 आ गया। अच्छा, अब आप ये देखें, एक्स 8 आ गया है ना, लेकिन हम इसकी बात करें तो और ये देखें तो ये भी तो 8। तो 8 मल्टी प्लस 8 लिख लें। तो अब ये करते हैं कि हमारे पास बेस क्या आ जाएगा। बेसिकली बेस आ गया हमारे पास 8 × 2, हम कह सकते हैं 16 आ गया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एरिया हमारे पास होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस है 16 और हाइट है 6। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 16 × 3 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बल्कि सेंटीमीटर तो नहीं है, यूनिट है, तो स्क्वायर यूनिट लिख लें आप, स्क्वायर यूनिट। तो ऑप्शंस है, तलाश करें देखें कोई ऑप्शन है। जी बिल्कुल ऑप्शन है, ये है 48। अच्छा याद रखिएगा जब ये हमारे पास आ रहा है 8, तो ये भी 8 होगा। तो यही वजह है कि हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 16 लाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि साइन 17x/6। अब साइन 17x/6 को कैसे सॉल्व करें देखें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका ये है, आप इसको ना इस तरह सॉल्व कर लें कि 17 π/6 है ना, इसको आप डिवाइड कर दें। तो ये किसके बराबर आएगा, ये बेसिकली होगा 2 π = 5 π/6। ठीक है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखिए 6 to the 12, 6 to the 12, 17 में से 12 π माइनस करेंगे तो 5 π/6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हम इस क्वेश्चन को इस तरह जो है वो लिख सकते हैं। तो अब ये हमारे पास सवाल जो है वो कुछ इस फॉर्म में आ गया है कि हम कह सकते हैं कि साइन 5 π/6 जो है, इसकी वैल्यू देख लें भाई, इसकी वैल्यू तो 2 आती है। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। जब इसकी वैल्यू 2 है तो अब 0.2 है, 0.5 है, यानी 1/2। तो अब आप ये देखें कि ये 1/2 ये पॉजिटिव है, कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर आ रहा है, ये तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन मौजूद है, बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं।
अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट द ग्रेटेस्ट एसेंट्रिसिटी। अच्छा, ग्रेटेस्ट एसेंट्रिसिटी, देखिए बात ये है कि हमें हमने पढ़ रखा है हाइपरबोला क्या होता है, वो मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी होती है उसकी। और हाइपरबोला का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू जीरो लेते हैं। और ये है हमारे पास हाइपरबोला, ठीक है जी, हाइपरबोला, जो कि क्या कहता है, मैक्स एसेंट्रिसिटी होता है। अच्छा, तो अब हम ये कह सकते हैं कि चूंकि ये कह रहा है कि डस हैव द ग्रेटेस्ट एसेंट्रिसिटी, तो यहां से ऑप्शन हमने बता दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये नहीं हो सकता। इसकी वजह ये है कि कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। लेकिन बात ये है कि साइन यहाँ नेगेटिव पावर होना चाहिए। ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन डी, यस। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो फाइनल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है वो ऑप्शन डी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास सवाल है, इस क्वेश्चंस को देखें। देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसको इस तरह आप सॉल्व करेंगे कि कह रहे हैं कि फंक्शन विच इज नॉट कंटिन्यूस, फंक्शन जो कंटिन्यूस ना हो। अब आप इसकी वैल्यूज को बारी बारी इसमें रख के सॉल्व कर लीजिएगा। आप देख लीजिएगा कि जिसमें ये जो है अनडिफाइंड ना हो, वो जो है वो फंक्शन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा, और जिसमें अनडिफाइंड होगा वो डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। तो ये आप चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।